जवाब दर सवाल है कि इनकलाब चाहिए, जवाब दर सवाल है कि इनकलाब चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब। नफस नफस कदम कदम बसे तू फिक्र दम बदम। और डर हमारा जायज़ है, खासकर पिथौरागढ़ वाले मामले को देखकर कि कहीं ना कहीं इस मामले में भी ऊपर जाते जाते हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाते जाते ये मामला भी न पलट जाए। और यदि ये मामला पलटता है तो ये हम सब लोगों का, इस उत्तराखंड का और यहाँ की बेटियों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। लेकिन ये डर लगातार यहाँ बना हुआ है कि जिस तरह से अंकिता के हत्यारे अदालत से हाथ हिलाते हुए हंसते हुए गए कि उनको लगता है कि उनको पूरा आत्मविश्वास इस चीज़ का है कि वो बहुत जल्दी ही छूट जाएंगे। पर जो मेन हम लोग जो कंटेंशन कर रहे थे कि जो रिसोर्ट तोड़ा, उनका नाम था, एक अरोड़ा जी थे जेसीबी ड्राइवर। उन्होंने बताया कि यमकेश्वर की विधायक एमएलए की जो बीजेपी की, उन्होंने बुलाया उसको, और एक एसडीएम था कोई जितेंद्र कुमार या ऐसा नाम था, उन्होंने बुला के वो रिसोर्ट को तोड़ा। एक उसको गवाह नहीं बनाया गया। जस्टिस तो मिल ही नहीं सकती, उसको कैसे जस्टिस मिल सकती है? इस चीज़ की क्या जस्टिस, हम लोग क्या आप सोचते हैं? आप अपने अकॉर्डिंग क्या सोचते हैं कि इसकी कोई जस्टिस है? इसकी कोई जस्टिस नहीं है। आप उसको मार डालो, कुछ भी करो, जिसकी बच्ची है वो उनके लिए क्या जस्टिस है? कोई जस्टिस नहीं है। मेरे पेरेंट्स से आप पूछेंगे कि उनकी बेटी के साथ अगर ऐसा होता है तो उनके लिए क्या जस्टिस होगी? कोई जस्टिस नहीं होगी। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे माँ बाप को शायद अगर उनकी बेटी इस जगह में होती तो उसका शव कभी भी उसका अंतिम संस्कार करे ही ना हो। और उसके बाद में हम उसकी बहादुरी की भी तारीफ़ करना चाहेंगे, क्योंकि उसने इनकार कर दिया। जब उसको दबाव दिया जा रहा था कि भाई उसको किसी वीआईपी को अपनी सेवाएं देनी है, तो उसने इनकार कर दिया। और उस इनकार के उस बदले में क्या हुआ, उसके साथ उसकी हत्या की मामला हुआ। और भी क्या पता कुछ हुआ या नहीं हुआ, ये चीज़ तो हम नहीं कह सकते हैं। पुलिस जिस तरह से कार्रवाई करती है, या अंकिता में करा या कशिश में करा या अन्य जो भी केसेस होते हैं, उन किरण नेगी को सुप्रीम कोर्ट से उसके अपराधी छूट गए, कशिश के अपराधी छूट गए। ये जो सारी न्याय व्यवस्था है जिस तरह से बनाई गई है, इस न्याय व्यवस्था को ही बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि पुलिस जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है, सबसे बुनियादी चीज़ होती है इन्वेस्टिगेशन जो शुरुआती होता है, वो अंकिता के समय में भी वो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन, पुलिस को जनता के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं काफिर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूनम। आज हम सरोवर नगरी नैनीताल में हैं, जहां अंकिता भंडारी को मिले अधूरे न्याय के खिलाफ विरोध मार्च निकाला जा रहा है। आज हम इस विरोध मार्च में शामिल लोगों से बात कर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको ये क्यों लगता है कि अंकिता भंडारी को अधूरा न्याय मिला। इसके साथ ही हम जनता से बात कर समझने की कोशिश करेंगे कि जनता सिस्टम में क्या बदलाव चाहती है। हमारे देश में कुछ ऐसा घूमता है न्याय का पहिया, ऊपर जाते जाते नीचे जो दोषी साबित होते हैं, ऊपर जाते जाते वो निर्दोष बरी हो जाते हैं। जैसे कि अभी हमने पिथौरागढ़ के मामले में देखा, उस छोटी सी बच्ची का रेप हुआ था 2014 में, पिथौरागढ़ की थी, और यहाँ काठगोदाम में ये घटना हुई थी। निचली अदालत ने दोषी को सजा दी, हाई कोर्ट ने सज़ा बरकरार रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाके वो सज़ा माफ़ हो गई, वो आदमी बरी हो गया। तो पता नहीं कहाँ घूम जाए सुई न्याय की, और जो दोषी है वो निर्दोष साबित हो जाए। इसलिए इस मामले में भी हमें डर है। बेशक निचली अदालत में तीनों दोषियों को सजा हुई है, लेकिन अभी हम डर रहे हैं। और डर हमारा जायज़ है, खासकर पिथौरागढ़ वाले मामले को देखकर कि कहीं ना कहीं इस मामले में भी ऊपर जाते जाते हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाते जाते ये मामला भी न पलट जाए। और यदि ये मामला पलटता है तो ये हम सब लोगों का, इस उत्तराखंड का और यहाँ की बेटियों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। अंकिता को अधूरा इंसाफ इस तरह से मिला कि एक तो इस पूरे अपराध में जो और लोग जुड़े हुए थे उनको बिल्कुल छोड़ दिया गया। जिसके लिए, जिस वीआईपी के लिए कहा जा रहा है कि उसको वीआईपी सर्विस देनी है, उसका नाम नहीं लाया जा रहा है। जिस महिला विधायक ने वहाँ बुलडोज़र चलवाया, उसको सामने नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि वो सत्ताधारी दल की विधायक है। उन सबको बिल्कुल छोड़ दिया गया है, क्योंकि उनका दोष भी कम नहीं है। दूसरा, जनता के दबाव से वो अंकिता के हत्यारों को आजीवन कारावास की सज़ा तो हो गई,
लेकिन आजीवन कारावास को हम पर्याप्त नहीं मानते हैं। इसलिए नहीं मानते हैं कि आजीवन कारावास अमूमन 14 साल का होता है और जिसमें से 3 साल वो काट चुके हैं, बाकी छुट्टियाँ वुट्टियाँ काट के 6-7 साल की और सज़ा बचती है। और उसमें भी जिस तरह से अक्सर होता है, गुजरात में बिल्किस बानो के साथ दुष्कर्म करने वालों को आजीवन कारावास के बाद भी 2 साल पहले 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छोड़ दिया गया और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से मालाएं पहनाकर उनको स्वागत किया, मिठाई बांट के उनका स्वागत किया, वो अपने आप बताता है कि हमारी सरकारें किस तरह से इन अपराधियों के साथ खड़ी रहती हैं। और वो तो गनीमत है कि सुप्रीम कोर्ट ने वापस उन अपराधियों को जेल में भेज दिया गया। ये एक न्याय की एक बहुत बड़ी घटना है। लेकिन ये डर लगातार यहाँ बना हुआ है कि जिस तरह से अंकिता के हत्यारे अदालत से हाथ हिलाते हुए हंसते हुए गए कि उनको लगता है कि उनको पूरा आत्मविश्वास इस चीज़ का है कि वो बहुत जल्दी ही छूट जाएंगे। तो हमारा मानना है कि उनको फांसी की सज़ा हो, फांसी की सज़ा न हो तो बगैर पैरोल के पूरी ज़िंदगी जब तक वो ज़िंदा हैं वो जेल के अंदर रहे, ऐसा न्याय मिलना चाहिए। केस के हम लोग ये एक्चुअली 30 जनवरी को ये कोर्ट अदालत में गया, कोर्ट द्वार में, और 30 मई को इसका फैसला आया। तो इसके बीच में 88 गवाहियाँ चली, मतलब 88 कार्रवाई चली और अंकिता के माता पिता जी और ये लोग भी जाते थे, हम लोग भी साथ में, एक जस्टिस एक पूरा समिति बनी हमारी श्रीनगर में, उसकी तरफ से जाते थे। तो ये जो फैसला मिला इसके पीछे अहम था, 97 गवाह रखे थे, तो 97 से 47 गवाह को पेश किया गया। 47 में भी सामान्य लोग, जैसे वरंतरा रिसोर्ट का कुक है मनवीर चौहान जी, उसने गवाही दी। एक खुशराज और उसका भाई जो हाउसकीपिंग करता था, चादर वगैरह, और एक ये छोटे छोटे लोगों का गवाही बहुत बड़ा अहमियत रोल प्ले किया कि पुलकित को नेल करने के लिए कि ये इनकी जो प्रवृत्ति है ये बहुत क्रिमिनल थे ये करने में। दूसरा, एम्स ऋषिकेश के जो डॉक्टर थे, 2 फॉरेंसिक, 2 दिन उनकी गवाही चली, ये 47 गवाहों में से। उन्होंने भी बताया कि जो नदी में लाश गई और जो एंटर किया, मतलब वो ऑलरेडी मरी थी, मतलब क्योंकि लाश जब जाती है पहला पॉइंट ऑफ टच और बाद में जाना, ये भी सब गवाही करके, साइंटिफिक गवाही, लोगों की गवाही, इससे इन तीनों को उम्र कैद की सज़ा मिली। पर जो मेन हम लोग जो कंटेंशन कर रहे थे कि जो रिसोर्ट तोड़ा, उनका नाम था, एक अरोड़ा जी थे, जेसीबी ड्राइवर। उन्होंने बताया कि यमकेश्वर की विधायक एमएलए की, जो बीजेपी की, उन्होंने बुलाया उसको, और एक एसडीएम था, कोई जितेंद्र कुमार या ऐसा नाम था, उन्होंने बुला के वो रिसोर्ट को तोड़ा। एक उसको गवाह नहीं बनाया गया। दूसरा, जो चीज़ के बारे में इंगित कर रहे थे कि वो वीआईपी कौन है, ये 2 चीज़ को लेके अभी हाई कोर्ट में मुकदमा उन्होंने डाल दिया है। मुकदमा हम लोगों ने, अंकिता के माता पिता जी ने नहीं डाला है, ये मुकदमा डाला है अपराधी पुलकित, अंकित और सौरभ भास्कर ने, ये तीनों ने डाला है। जिस तरह का कोटद्वार कोर्ट के बाहर वो हाथ हिला के चल रहे थे, इसका मतलब लग रहा है कि सरकार के साथ में ये इनका सांठगांठ चल रहा है। तो इसी को लेके पूरी जनता इकट्ठा हो रही है कि एक दबाव बने। मेरा सोचना तो ये है कि हमें इंसाफ के लिए से सड़कों पे उतरना ही क्यों पड़ता है। एक निर्भया ने अपनी माता जी से और पुलिस वालों से, जब तक उसने 12 दिन अपनी जीवन और मृत्यु के बीच जो लड़ाई लड़ी, उससे अपनी माँ से ये बोला था कि उनको ऐसी सज़ा दिलाना कि कभी किसी लड़की को दोबारा इंसाफ की लड़ाई ना लड़नी पड़े। पर तब से लेकर अभी तक हम लोग इंसाफ की लड़ाइयाँ ही लड़ते आ रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना हमारे हाथ में कुछ है। अगर सरकार और हमारी न्यायपालिका इतनी मजबूत होती तो शायद हम लोगों को आज ऐसे सड़कों पे नहीं उतरना पड़ता। एक और चीज़ है जो मेरे मन में है, वो ये है कि अगर हम लोग, हमारी जो लड़कियां हैं या बेटियां हैं, बहनें हैं, वो जिस दिन ना अपने घर से निकलते वक्त या उनके पेरेंट्स सोचेंगे कि चलो आज वो, उस दिन हम लोग शायद अपनी धर्म की रक्षा बहुत ही बखूबी कर लेंगे। हमें अपनी धर्म की रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी बेटियों की रक्षा करने की ज़रूरत है। अगर ये जैसे भीड़, वो जब अभी आपने देखा होगा कितने लोग कह रहे हैं कि हमें हमारा धर्म असुरक्षित है, उतनी भीड़ उतरे ना, एक लड़की को भी कोई छेड़ रहा होगा या उससे कोई बदतमीज़ी कर रहा होगा तो कोई उसमें बोलेगा तक नहीं, वो सोचेगा हमारा मैटर थोड़ी है, हमारी बेटी थोड़ी है। तो उसमें अगर आप सोचें कि उतनी भीड़ इकट्ठा हो ना, तो किसी की हिम्मत ही ना हो ऐसा काम करने की। जितने भी अपराध होते हैं महिला अपराध में, उसमें हम जस्टिस को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हाँ ये जस्टिस मिल गई इस लड़की को?
जस्टिस तो मिल ही नहीं सकती, उसको कैसे जस्टिस मिल सकती है? इस चीज़ की क्या जस्टिस हम लोग क्या आप सोचते हैं? आप अपने अकॉर्डिंग क्या सोचते हैं कि इसकी कोई जस्टिस है? इसकी कोई जस्टिस नहीं है। आप उसको मार डालो, कुछ भी करो, जिसकी बच्ची है वो उनके लिए क्या जस्टिस है? कोई जस्टिस नहीं है। मेरे पेरेंट्स से आप पूछेंगे कि उनकी बेटी के साथ अगर ऐसा होता है तो उनके लिए क्या जस्टिस होगी? कोई जस्टिस नहीं होगी। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे माँ बाप को शायद अगर उनकी बेटी इस जगह में होती तो उसका शव कभी भी उसका अंतिम संस्कार करे ही ना हो, रखे रहे उसके शव को जब तक, क्योंकि उसके लिए कोई जस्टिस ही नहीं है। उसको देखते रहें और रोज़ रियलाइज़ करें कि उनकी बेटी के साथ ये हुआ था। उनके लिए वो वैसे भी सोचते रहते हैं। हम लोग तो आज बोल रहे हैं, आज बोलकर चले जाएंगे। माँ बाप के लिए कोई जस्टिस नहीं होता, ना उस बच्ची के लिए कोई जस्टिस होता है। लड़कियों के लिए कोई जस्टिस नहीं होता, चाहे आप सजाए मौत दे दो, उसके बाद उसने जो करना था वो कर चला गया। कि अंकिता जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जो इस समय इस तरह से घरों से निकल करके काम कर रही हैं, और सीधी सी बात है वो निकलेंगी भी। क्यों नहीं निकलेंगी? क्योंकि भाई उनके लिए एक बना हुआ है ना, ये रोज़गार भी बना है और उन्होंने सब कुछ किया है तो बाहर निकलना ही है। लेकिन वहाँ पर जो उनके लिए स्थितियाँ बन रही हैं, पहले तो सोचो कि वो इतने समय तक उस यातना में रही, कि जो उस पर इस तरह के दबाव बन रहे थे उस यातना पर रही, और उसके बाद में हम उसकी बहादुरी की भी तारीफ़ करना चाहेंगे, क्योंकि उसने इनकार कर दिया। जब उसको दबाव दिया जा रहा था कि भाई उसको किसी वीआईपी को अपनी सेवाएं देनी है, तो उसने इनकार कर दिया। और उस इनकार के उस बदले में क्या हुआ, उसके साथ उसकी हत्या की मामला हुआ। और भी क्या पता कुछ हुआ या नहीं हुआ, ये चीज़ तो हम नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि पहली बात तो ये है कि ये सारे का सारा सिस्टम भी तो बदलना चाहिए ना, जिसमें इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। आखिर वो इस तरह के वीआईपी अकेला तो नहीं होगा, इस तरह के वीआईपी और भी जगह रिजॉर्ट्स में, होटल्स में मौजूद होंगे जो आते होंगे और जिनके लिए इस तरह की सेवाएं मुहैया कराई जाती होंगी। तो न्याय तो तब मिलेगा जब उस वीआईपी को भी हम उजागर कर सकें, वो सामने आए। आपको क्या लगता है सिस्टम में कैसे बदलाव होने चाहिए? सिस्टम में बदलाव, हमें तो लगता था कि सिस्टम अपने में तो बहुत अच्छा होता है ना, क्योंकि सिस्टम ही समाज में इसलिए बनाए गए कि वो हर चीज़ को ठीक करेगा। बदलाव आने की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारी मानसिकता है, और ख़ास तौर पर अगर हम महिलाओं या लड़कियों के बारे में सोचते हैं तो सदियों से जो पितृसत्ता वाला समाज है, उसने कभी महिला को, लड़की को वो जगह दी ही नहीं है जो एक इंसान को मिलनी चाहिए। उनके लिए वो हमेशा सेकंड उसकी रही है। और हम लोग बहुत पहले से ये करते थे कि पहले पुराने समय में था, राजाओं के समय में था, स्त्री को केवल भोग्या माना जाता वगैरह वगैरह जो चीज़ें। आज क्या है? आज भी तो वही चीज़ है। हम उस मानसिकता से कहीं नहीं मुक्त हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कैसे इस मानसिकता को बदला जा सकता है? इसके लिए जन दबाव और ही सबसे बड़ी चीज़ है। जन एकजुटता ही है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर रह रहे हैं, अगर हम मान रहे हैं कि वो है, तो उसमें हमको ही अवेयर होना होगा, और वही जो है इस चीज़ को बदलाव कर सकती है। चाहे आप ये सोचिए कि आज़ादी के आंदोलन को भी लीजिए, जन सहयोग से ही वो चीज़ें हुई थी, और बहुत समय तक हम लोग इस चीज़ को करते रहे, अभी भी हमने किया है, लेकिन लोग उतना नहीं हो पाते हैं, आते नहीं हैं। अगर जनता पूरी तरह से आंदोलन करती है, जनता आती है सही मुद्दों के लिए, तो ही बदलाव आ सकता है। जस्टिस का तरीका क्या होना चाहिए आपके साथ? नहीं, जस्टिस का तरीका अपने में तो ठीक है। सवाल तो ये हो गया कि हमारे यहाँ जो राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उसके प्रभाव में हमारी सारी की सारी संस्थाएं आ रही हैं। हमारे जितने भी हैं, चाहे वो कार्यपालिका है, चाहे न्यायपालिका है, उन पर वो दबाव आ रहा है। और हम राजनीति को भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं शायद हमारी कमजोरी है, उसका बहुत अपराधीकरण हो गया है। हम बाहर को तो लेके कहने लगते हैं, सामने हमारे सामने एक चेहरा होता है, लेकिन उनके पीछे पूरी एक अपराध की श्रृंखला होती है। वो लोग खुद एक दबाव में जी रहे हैं, हमें तो ऐसा भी लगता है कई बार। और हर किसी को चाहिए कि उसके पीछे कुछ लोग खड़े हों, और हमें, क्योंकि हम इतने वर्षों से यही कर रहे हैं, हमें तो जन दबाव या जनता की एकजुट। आपको नहीं लगता कि जनता का पुलिस पे से या फिर सुप्रीम कोर्ट से, न्यायालय से भरोसा उठता जा रहा है? बहुत मामलों में तो उठ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमको जो लगता है कि इनको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, वो चीज़ सिरे से गायब हो रही है। और जब कोई दबाव बनता है तब एक एफआईआर भी लिखानी होती है, तो आसानी से नहीं लिखते हैं। जैसे अंकिता भंडारी के केस में ऐसा कहा जा रहा है कि अधूरा न्याय मिला। हाँ। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अधूरा न्याय इसलिए कहा जा रहा है, एक तो टेक्निकली ये है कि मांग, इस आंदोलन की पूरी मांग और केस की भी मांग ये थी कि
जो अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो आरोपी हैं उनको फांसी की सज़ा हो, जो नहीं मुमकिन हुई। नीचे की अदालत की कोर्ट ने इसको एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस मानते हुए इसको आजीवन कारावास की सज़ा तीनों अभियुक्तों को दी है। इसलिए अधूरा न्याय उस मायने में कि जिस तरह का मैसेज जजमेंट के थ्रू कन्वे हुआ जाना चाहिए था सोसाइटी में, वो क्योंकि नहीं हुआ, एक तो ये और सज़ा के सवाल पर, और दूसरा ये कि कुछ ऐसे सवाल थे, मसलन वीआईपी का सवाल उनमें से एक सवाल है जो इस पूरे केस की तह पर था, वो अनसुलझा रह गया। और जजमेंट अगर आपने पढ़ा हो तो जजमेंट भी उसको क्लैरिफाई उस तरह से नहीं करता है, एविडेंस के बेसिस पर नहीं करता है। तो इसलिए ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है और जहाँ तक भी पहुँची है, इसलिए उसे अधूरा न्याय अभी मानती है ये लड़ाई, और इस पूरे मुकम्मल न्याय की बात को लेकर के आगे। जैसे हम लोग देखते हैं अभी हमारा भारतीय समाज में पुरुष तुलनात्मक तौर से ज़्यादा सहज बिहेव कर सकता है, उस सहज बिहेव में ये भी मान लिया जाता है कि महिला हिंसा भी सहज वो कर सकता है। तो ये अपने आप में अभी बुरी चीज़ है जो हम लोगों को निश्चित तौर पर आने वाले समय में नष्ट होगा। और इसलिए क्या लगता है कि इन चीज़ों से इसका समाधान हो सकता है, या फिर ऐसी जो सोच है उसको बदला जा सकता है? निश्चित तौर पर ये राजनीतिक आंदोलनों से ही ये सारे भाव बदले हैं। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जहाँ पुराना दौर था उस दौर में महिलाओं को चौका चूल्हा बर्तन तक ही सीमित समझा जाता था, और आज नया दौर है तो उनको कामकाजी भूमिका में देखा जा रहा है, सब तरह की कामकाजी भूमिका में। ये एक अच्छी बात है, लेकिन क्या सरकारें महिलाओं को कामकाजी भूमिका में या उनकी अंदर की जो उनका व्यक्तित्व है उसको निखार पाने में योगदान दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं? इससे किसी सभ्य समाज का निर्धारण होता है। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हमारी सरकार इस मामले में विफल है, राज्य सरकारें हमारी विफल हैं, वो महिलाओं को प्रोटेक्शन देने में या महिलाओं के लिए सहज माहौल बनाने में अभी विफल हो रही हैं। वो कानून बना रही हैं, लेकिन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन पर जो पितृसत्तात्मक दबाव हैं उनको लागू होने देती हैं। तो ये एक चुनौती है, और इसीलिए राजनीतिक आंदोलन जैसे आज का ये जमावड़ा है, ये लोगों में एक लोक चेतना को भरता है, और ये लोक चेतना जितनी बढ़ेगी उतना ही हमें लगता है कि ये महिला हिंसा धीरे धीरे समाज से खत्म होगी, और ये निश्चित तौर पर एक लड़ाई है। पुलिस जिस तरह से कार्रवाई करती है, या अंकिता में करा या कशिश में करा या अन्य जो भी केसेस होते हैं, उन किरण नेगी को सुप्रीम कोर्ट से उसके अपराधी छूट गए, कशिश के अपराधी छूट गए। ये जो सारी न्याय व्यवस्था है जिस तरह से बनाई गई है, इस न्याय व्यवस्था को ही बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है, सबसे बुनियादी चीज़ होती है इन्वेस्टिगेशन जो शुरुआती होता है। वो अंकिता के समय में भी वो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन, पुलिस को जनता के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। पुलिस यदि जनता के प्रति जिम्मेदार होगी तो न्याय की एक सीढ़ी हम चल सकते हैं। सच बात तो ये है कि जो न्याय व्यवस्था का जो पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। कहा यह जाता है कि कानून महिलाओं के हिसाब से, वास्तव में कानून बने तो हैं, लेकिन उनका जो व्यवहारिक प्रयोग होता है वो नहीं होता, वो सिर्फ किताबों तक सीमित है। व्यवहार में जनता को न्याय नहीं मिल पाता। आपको क्या लगता है कि इस सिस्टम के किस कानून में बदलाव होना चाहिए? वैसे तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहती हूँ कि ये पूरी व्यवस्था ही सड़ चुकी है, इस व्यवस्था को ही बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ की पुलिस प्रशासन, पूरी न्याय व्यवस्था जिस तरह से आज भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण के अंतर्गत है, तो उसमें जनता की बात तो कोई कर ही नहीं सकता, और जनता का न्याय हमेशा न्यायपथ्य में चले जाता है। इसलिए अगर वास्तव में इस न्याय की बात करनी है, महिलाओं पर हिंसा की जो हो रही है उसको ख़त्म करने की बात है, तो इस पूरे सिस्टम को ही बदलने की ज़रूरत है। जब तक ये पूरा सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक न जाने कितनी अंकिताएं, न जाने कितनी कशिश, न जाने कितनी किरण नेगी और ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो है न्याय के बिना अधूरी रहेंगी, और वो हम इसी तरह सड़कों पर रहेंगे। मुख्यमंत्री ने और रेणु बिस जो यमकेश्वर की विधायक हैं, उन्होंने खुद ये स्वीकार किया कि हमने डोजर चलाया। तो डोजर चलाने का मतलब है कि आपने फॉरेंसिक जांच के सारे तथ्य मिटा दिए, तो जो सबूत मिटाने वाले लोग हैं उनसे भी जांच होनी चाहिए, उनसे भी पूछताछ होनी, वो नहीं भी। और अब नन्ही परी का जो मामला है उसमें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी ना होने की वजह से, ढंग से पैरवी ना होने की वजह से अपराधी छूट गया जिसको हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी थी। अब हमको डर है कि पुलकित आर्या को भी यही आश्वासन तो सरकार ने नहीं दिया है कि हम तेरे को भी बचा लेंगे, और इसीलिए वीआईपी का नाम न ले रहा हो। इसलिए आज 30वीं बरसी है और हम अंकिता के अधूरे न्याय को पूरा चाहते हैं। हम चाहते हैं वीआईपी का नाम एक्सपोज हो और जो अपराध बढ़े हैं महिलाओं पर, बेटियों पर इस उत्तराखंड में, वो समाप्त हो। नन्ही परी केस की बात आपने की, तो नन्ही परी केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि जो पुलिस ने सबूत दिए थे उनको उसने फेक बोला है। देखिए, तो पुलिस पर क्यों नहीं सवाल उठाए जा रहे?
जांच पे ही सवाल उठ रहे हैं, पैरवी पे सवाल उठ रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी जो अपराधी को दंड दिया है फांसी का, वो हाई कोर्ट ने भी बिना सबूत के नहीं दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जितना मेरी जानकारी है, सरकार ने जिस वकील को रखा था उसने ठीक से पैरवी नहीं की और वो कई बार जो डेट थी उसमें उपस्थित भी नहीं हुए। आपके हिसाब से सिस्टम के किस हिस्से में बदलाव होना चाहिए? सिस्टम के किस हिस्से में सुधार होना चाहिए? हाँ बिल्कुल। सिस्टम देखिए, सिस्टम सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होता, सिस्टम हमारी सोसाइटी होती है। हम अपने घर से सुधार कर सकते हैं। हमारी फैमिलीज़ में जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिस तरीके से एक लड़के और लड़की को बड़ा किया जाता है, वो भी एक सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टम मतलब फैमिली से शुरू होता है, फैमिली के बाद हम गाँव और शहरों की तरफ और फिर देश की तरफ जाते हैं ना। तो हमें सबसे पहले मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में कुछ इस तरीके से हमारी कंडीशनिंग की जानी चाहिए बचपन से ही लड़के और लड़की को, कि ये डिस्क्रिमिनेशन वाला चैप्टर जो है ना वो बिल्कुल बच्चों के दिमाग में भी ना हो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है ना, धीरे धीरे में भी कभी हो जाए, लेकिन सिस्टम हम डायरेक्ट जाके पूरे दुनिया को नहीं बदल सकते, है ना। तो जैसे महिलाओं को पहले वोट देने का तक अधिकार नहीं था, अब काफ़ी सारे अधिकार मिल चुके हैं। तो धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। लेकिन ये जो पुरुष सत्ता है उसको थोड़ा सा महिलाओं को भी, महिला भी खुद को पुरुष सत्तात्मक सोच वाली होती हैं, तो उसके लिए काम करना चाहिए। हमें अलग अलग प्रोग्राम्स कर सकते हैं, बच्चों की एजुकेशन में डाल सकते हैं। बच्चों की एजुकेशन से पहले तो मैं फिर से बोलूँगी, सोसाइटी से भी पहले हमारी फैमिली में हमारी अपब्रिंगिंग कैसे होती है उस पर डिपेंड करता है।